दोस्तों आपने भी देखा होगा कि घर में कभी भी कहीं कुछ मीठा या फिर चीनी गिर जाए तो देखते ही देखते चींटियों की पूरी फौज इसका स्वाद लेने पहुंच जाती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये चींटियां मीठे की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होती हैं? अगर नहीं सोचा तो बता दूं कि सेम उसी वजह से जिस वजह से हम इंसान मीठे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों आप में से जो मीठे के शौकीन हैं उन्हें पूछिए कभी कभी मीठा खाने की कैसी क्रेविंग होती है। दोस्तों मीठा ग्लूकोज माने एनर्जी का एक इंस्टेंट सोर्स है और इसके मिलते ही हमारे शरीर को एनर्जेटिक और अच्छा महसूस होता है। अब आपने कभी अगर चींटियों के लाइफस्टाइल पर गौर किया होगा तो जानते होंगे कि ये बहुत दौड़ भाग करती हैं, जिसके लिए इन्हें रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हमेशा तलाश रहती है। अब होता क्या है कि जब स्काउट चींटियों को जमीन पर ये गिरा हुआ मीठा मिलता है तब वो उसमें से कुछ अपने पेट में भरकर फेरोमोन्स की मदद से एक केमिकल ट्रेल छोड़ती हुई अपनी कॉलोनी वापस जाती है। वहाँ ये स्काउट चींटियां एक तो पूरी कॉलोनी को उस खाने के सोर्स का रास्ता बताती हैं, साथ ही पेट से वो मीठा उगलकर बाकियों को ये भी समझाती हैं कि उस ट्रेल की दूसरी तरफ उन्हें क्या मिलेगा। दोस्तों ग्लूकोज की इस नई सप्लाई का पता लगते ही सभी एंट्स उस तरफ दावा बोल देती हैं और देखते ही देखते मीठे पर चींटियों का मेला सा लग जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि चींटियां सिर्फ मीठे की तरफ ही आकर्षित होती हैं। मरे हुए इंसेक्ट्स, फल, सब्जी या फिर कभी कभी नमकीन खाने की चीजें भी इन चींटियों की खुराक का हिस्सा बनती हैं। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम पर हर कुछ घंटों में अपनी सेल्फीज पोस्ट करते होंगे, लेकिन हमेशा से इंटरनेट पर अपनी फोटोज पब्लिक के साथ शेयर करना इतना आसान नहीं था। आप में से कितने लोग इंटरनेट पर अपलोड हुई सबसे पहली तस्वीर के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो आज के बाद हमेशा याद रखिएगा कि इंटरनेट की खोज की थी टिम बर्नर्स-ली ने, जो सन या फिर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जिनेवा स्विट्जरलैंड में काम करते थे। सन में ही एक ऑल फीमेल पैरोडी पॉप ग्रुप था जिसका नाम था लेस हॉरिबल सेनेटेस, जिसकी मेंबर्स में वहां काम करने वाले साइंटिस्ट की वाइफ्स के अलावा उनकी सेक्रेटरीज थी। टिम बर्नर्स-ली ने इसी पैरोडी बैंड की एक फोटोग्राफ को फोटोशॉप वर्जन 1 में एडिट करके ये पोस्टर बनाया और इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। और दोस्तों इसी इमेज ने इंटरनेट पर पहली अपलोडेड फोटोग्राफ होने का इतिहास अपने नाम किया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने कई मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल्स देखे होंगे जो साइंस का इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का जीता जागता सबूत है। लेकिन आप हमारी सभ्यता के ऐतिहासिक विज्ञान के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बांध आज भी काम में आ रहा है जिसे आज से 2000 साल से भी ज्यादा पहले बनाया गया था? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कावेरी नदी पर बने कालानाई डैम की, जो तमिलनाडु की तिरुचिपल्ली से थंजावुर की तरफ बह रहे पानी को बांधे हुए है। दोस्तों इस एंशिएंट डैम को 100 BC के आसपास चोला राजा कारिकलान ने बनवाया था और फिर आगे चलकर अंग्रेजों ने 19वीं सदी में इसकी रिमॉडलिंग की थी। लेकिन 18 फीट ऊंचा और 1000 फीट से भी ज्यादा लंबा ये बांध तमाम सल्तनतों और शासनों को गिरता उठता देखता हुआ आज भी मजबूती के साथ कावेरी के पानी को साधे हुए है। इसके ऐतिहासिक होने के अलावा इसका आर्किटेक्चर भी बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी वजह से ये डैम साइट तमिलनाडु की एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनकर उभरी है। क्या आप भी किसी एंशिएंट साइंस के बारे में जानते हैं जो कर दे हम सबको फैक्टिफाई? नीचे कमेंट्स में योर ओन फैक्ट भेजिएगा, जो भी चुनेंगे यहीं से चुनेंगे। फैक्ट नंबर 4। इसी एंशिएंट साइंस की एक और एग्जाम्पल इस फैक्ट में। दोस्तों हम सोचते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर इतने साल राज किया, लेकिन बदले में वो कई अच्छी चीजें भी हमें दे गए। इसका श्रेय हम उन्हें देने से पीछे भी नहीं हटते। दिल्ली को ही ले लीजिए, यहाँ मौजूद इंडियन पार्लियामेंट को एक ब्रिटिश ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है और इसके डिजाइन का श्रेय भी उन्हीं सर एडविन लुटियंस को दिया जाता है जिन्होंने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। लेकिन दोस्तों एक नजर आप हमारे संसद भवन पर डालिए और फिर एक नजर 11वीं सदी में निर्मित मोरेना मध्य प्रदेश में स्थित इस 64 योगिनी मंदिर पर डालिए। कुछ सिमिलर लगा? सिमिलर क्या दोस्तों, सेम टू सेम है। लेकिन सर एडविन ने इस मंदिर का कभी इंस्पिरेशन के तौर पर भी जिक्र नहीं किया। आज सर एडविन को दुनिया इंडियन पार्लियामेंट के डिजाइनर के तौर पर जानती है, लेकिन कच्छ पगात राजवंश के उस आर्किटेक्ट का नाम कोई नहीं जानता जिसका ये असली डिजाइन था। दोस्तों आपको बता दूं कि ये मंदिर किसी समय में एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स के स्कॉलर्स का गढ़ हुआ करता था और इसकी बनावट भी ऐसी है कि सदियों तक कई भूकंप के झटके सहने के बाद भी आज ये मजबूती के साथ वैसा ही खड़ा मिलेगा जैसा ये पहले था। अब ये कमाल की एंशिएंट साइंस नहीं तो क्या है? अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अभी तक इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हम आते हैं करने आपको हर हफ्ते फैक्टिफाइड। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले उस पर कई तरह के टेस्ट और ट्रायल्स किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट्स के जरिए ऐसे डिजास्टर्स को अंजाम दे देते हैं जिनसे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक ऐसे ही वाकये में 1998 में टेक जाइंट सोनी को अपने 7 लाख से भी ज्यादा कैमरास को वापस बुलवाना पड़ा था। इसके पीछे की वजह जानेंगे तो जरूर चौंक जाएंगे। दरअसल ये कैमरा इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की मदद से नाइट विजन इनेबल्ड था, जिसका काम तो रात को अंधेरे में क्लियर फोटोज लेना था, लेकिन जब इसी इंफ्रारेड लेंस को दिन में इस्तेमाल किया जाता तो ये तस्वीर में आने वाले लोगों के कपड़ों के अंदर तक झांक लेता था। उनके टैटूज, अंडरवियर और बॉडी पार्ट्स इसमें साफ दिखते थे। अगर आपने शाहरुख की बादशाह फिल्म देखी है तो ये कुछ कुछ उसके चश्मे की तरह काम करता था। लेकिन फिर जब कई वेबसाइट्स पर महिलाओं की इस कैमरा से खींची गई आपत्तिजनक फोटोज अपलोड होने लगी, मीडिया में इस खबर ने तूल पकड़ा और सोनी को अपनी बिकी हुई 7 लाख यूनिट्स को रिकॉल करना पड़ा। दोस्तों, सोनी के लिए ये एक बड़ा लॉस था, लेकिन खरगोश डिब्बे से निकल चुका था और अब आपको ऐसे इंफ्रारेड कैमरास एक सिंपल गूगल सर्च से मिल जाएंगे। क्यों चौंक गए? फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इस फैक्ट में कहानी एक ऐसे डॉक्टर की जो मेंटल इलनेस से पीड़ित अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए उनके सर में ही होल्स ड्रिल कर देता था, क्योंकि उसे लगता था कि दिमाग में इमोशनल कनेक्शंस की पहेली उसने सुलझा ली है। मिलिए अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट वॉल्टर फ्रीमैन से, जिन्होंने प्रीफ्रंटल लोबोटॉमी नाम के इस प्रोसीजर को डेवलप किया था। इनके प्रोसीजर्स में एक आइस पिक के जरिए आंखों के सॉकेट्स के रास्ते फ्रंटल लोब्स और थैलेमस के कनेक्शंस को डिसरप्ट करना भी शामिल था। सन 1936 में अपने पहले पेशेंट पर ऑपरेट करने के बाद इन्होंने कुछ 3400 पेशेंट्स पर लोबोटॉमी परफॉर्म की, जिनमें से अधिकतर महिलाएं थी। लेकिन ठीक होने के उलट इनके पेशेंट्स की हालत मेंटली और फिजिकली और बिगड़ जाती। आलम यह था कि इनके 15% से ज्यादा पेशेंट्स बच ही नहीं पाए। रोजमेरी कैनेडी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की बहन भी थी, डॉक्टर फ्रीमैन की एक फेमस पेशेंट रही हैं, जिनके दिमाग पर इनकी ट्रीटमेंट का इतना नुकसान पहुंचा कि इसके बाद उन्हें पूरी जिंदगी फुल टाइम केयर में रखना पड़ा। आगे चलकर फ्रीमैन की इस प्रैक्टिस पर रोक तो लग गई, लेकिन उनका ये प्रोसीजर दुनिया की कुछ सबसे क्रूअल मेडिकल प्रैक्टिसेस के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, प्यार किसी सरहद, किसी बंदिश को नहीं मानता, लेकिन जो कहानी आज मैं आपको इस फैक्ट में बताऊंगा वो निश्चित ही आपको इम्प्रेस कर देगी। ये लव स्टोरी है 1975 की दिल्ली में कनॉट प्लेस में स्केच बनाने वाले एक दलित आर्टिस्ट पीके महानंदिया और यूरोप के एक शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली शार्लोट वॉन शुएन की। बात उस समय की है जब फेमस हिप्पी ट्रेल को फॉलो करती हुई शार्लोट यूरोप से रोड के रास्ते अपने कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली पहुंची। यहाँ एक दिन वो अपना पोर्ट्रेट बनवाने महानंदिया के पास गए। पोर्ट्रेट बनवाते बनवाते ये दोनों एक दूसरे की बातों में ऐसा खो गए कि कब उन्हें प्यार हो गया पता ही नहीं चला। दोनों ने धार्मिक रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली और फिर वक्त आया शार्लोट का स्वदेश वापस जाने का। जाते जाते वो महानंदिया से ये प्रॉमिस लेकर गई कि वो उसके पीछे स्वीडन जरूर आएगा। शार्लोट तो चली गई, लेकिन महानंदिया के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो यूरोप की प्लेन की टिकट खरीद सकता। तो उसने अपना सब कुछ बेचा और एक साइकिल खरीद ली, जिस पर सवार होकर वो 22 जनवरी 1977 के दिन अपने इस 6000 किलोमीटर लंबे सफर पर निकल गया। कभी ट्रक में लिफ्ट और कभी स्केच के बदले खाना। कई बॉर्डर्स तो उसने बिना वीजा के ही पार कर लिए। साथ ही गियर के नाम पर सिर्फ अपनी साइकिल और एक स्लीपिंग बैग के सहारे पीके महानंदिया लगभग 4 महीने के अपने लंबे एडवेंचरस सफर के बाद 28 मई 1977 के दिन यूरोप में अपनी बीवी शार्लेट से मिलने में कामयाब रहे। और दोस्तों, आपको खुशी होगी ये जानकर कि आज भी ये जोड़ी सलामत है और पीके अब स्वीडिश गवर्नमेंट में आर्ट एंड कल्चर के एडवाइजर हैं। प्यार की इस कहानी में दोस्तों कई तहे हैं, जिन्हें तसल्ली से जानने के लिए आप पर जे एंडरसन की बुक अमेजिंग स्टोरी ऑफ ए मैन हु साइकिल्ड फ्रॉम इंडिया टू यूरोप फॉर लव पढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जहरीला पौधा भी है जिसके जहर से मरे आदमी की मौत चेहरे पर एक मुस्कान के साथ होती है? जी हाँ, ये सच है दोस्तों। और इस जहरीले पौधे का जिक्र हमें रोमन इतिहास में भी मिलता है। इस जहरीले पौधे का नाम है वाटर हेमलॉक, जो अक्सर दुनिया के सबसे डेडलीस्ट प्लांट्स की लिस्ट में टॉप पर जगह बनाता है। इसके जहर से मरने वाले शख्स के मुंह की मांसपेशियां कुछ ऐसी खिंच जाती हैं मानो वो हंस रहा हो, और इस स्माइल को सार्डोनिक ग्रिन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट में मौजूद एनेंथोटॉक्सिन नाम का जहर इतना खतरनाक है कि इसे इंजेस्ट करने के सिर्फ 3 घंटों में ही इंसान की जान जा सकती है।
अगर जान बच भी जाए तो भी बेतहाशा दर्द, बुखार, सीजर्स और पैरालिसिस अटैक्स इसे खाने वाले की हालत खराब कर देते हैं। एक और खास बात दोस्तों, ये वाटर हेमलॉक प्लांट पार्सले की तरह दिखता है, जिसकी वजह से कई बार इसे गलती से कंज्यूम किया गया है, जिसका रिजल्ट बाद में अच्छा नहीं रहा। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ रिसर्च और इनोवेशन में बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंडियंस हुए हैं जिन्होंने सभी चैलेंजेस से पार पाकर खुद को दुनिया में साबित किया है। इस फैक्ट में मैं बात कर रहा हूँ 18 साल के रिफत शाहरुख की, जिसने दुनिया की सबसे हल्की सैटेलाइट बनाई थी। 2017 में नासा के एक क्यूब्स इन स्पेस नाम के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के दौरान तमिलनाडु के रिफत ने सिर्फ 64 ग्राम वजनी सैटेलाइट को बनाया था। यही नहीं, उसने इस सैटेलाइट का नाम स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम जी के नाम पर कलाम सैट रखा। 22 जून 2017 के दिन नासा ने इसे अपनी वर्जीनिया में स्थित वेलोप्स आइलैंड फैसिलिटी से स्पेस में लॉन्च भी किया। और अब दोस्तों पेश है आप सभी का अपना योर ओन फैक्ट, जो आज हमें लिखा है आशुतोष राणे ने, जो बताते हैं कि हमें पानी हमेशा बैठकर इत्मीनान से पीना चाहिए, क्योंकि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तब आप अपनी बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को डिसरप्ट कर रहे होते हैं, जिससे होता क्या है कि एक तो पानी बिना आपकी नर्व्स में एब्जॉर्ब हुए सीधा किडनीज के पास फिल्ट्रेशन के लिए पहुंच जाता है, और दूसरा आपके जॉइंट्स में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जो आगे चलकर अर्थराइटिस जैसी बीमारियों को जन्म देता है। तो पानी हमारे लिए फायदेमंद तो बहुत है, लेकिन उसे सही ढंग से पीना भी जरूरी है। ये दोस्तों मैं नहीं, आयुर्वेद कहता है। तो अब समझ आया क्यों बचपन में माँ कहती थी कि बेटा बैठकर पानी पी। अपनी माँ की इन्हीं छोटी छोटी मगर मोटी बातों की यादों के साथ